गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आधार। नाउ कुछ क्वेश्चंस कि जो हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ एंड उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। अगर हम ये देखते हैं एंड उस समय समाज में ऐसे क्या परिवर्तन आ रहे थे जिनकी वजह से एक ऐसी साइंस ऑफ सोसाइटी डेवलप हुई जिसको हम आज की डेट में सोशियोलॉजी बोलते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। नाउ द मेन पिलर्स टू द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसकी वजह से सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको हम औद्योगिकरण और औद्योगिक क्रांति भी बोलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया है। देन एनलाइटनमेंट, एंड एनलाइटनमेंट क्या है? ज्ञानोदय या ज्ञान प्राप्ति। ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोशियोलॉजी डेवलप हुआ और लोगों का इंटरेस्ट जगा समाज की स्टडी करने में। तो ये हम देखेंगे। अ ब्रीफ बैकग्राउंड। अब जो एनलाइटनमेंट पीरियड है या जो ज्ञान प्राप्ति का समय था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ एंड उस समय समाज में ऐसे क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। तो जो उस समय का समाज था, देखिए मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो उस समय का जो समाज था वहाँ पे क्या था, रिलीजन जो धर्म है वो बहुत डोमिनेट करता था। लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, जो भी धर्म में लिखा है या जो भी राजा बोल रहा है वही सत्य है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी, ना ही कोई नए विचार थे लोगों में। समाज बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। बट आफ्टर द एनलाइटनमेंट पीरियड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एमर्ज्ड, और मेन फोकस धर्म से हटकर कहाँ चला गया, या हमारा ट्रेडिशन जिसको हम परंपरा बोलते हैं वहाँ से हटकर हमारा फोकस चला गया साइंस पर। ठीक है, विज्ञान पे चला गया, कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह का एक लॉजिकल रीजनिंग आई लोगों में, वो क्वेश्चन करने लग गए अथॉरिटी ऑफ द किंग कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है। तो इस तरह के आइडियाज़ डेवलप हुए। देन इसके बाद देखते हैं हम जो रेनेसा पीरियड है, वो पीरियड ये भी यूरोप में ही हुआ एंड 13th से 15th सेंचुरी के बीच के पीरियड को हम रेनेसा पीरियड बोलते हैं। इस समय क्या हुआ, प्रिंट मीडिया का डेवलपमेंट हुआ, ऐसी किताबें लिखी गई जो लोगों को मोटिवेट कर रही थी क्रिएटिव बनाने के लिए, रचनात्मक एक इंसान बनाने के लिए, एंड इंसान खुद को स्वतंत्र समझ रहा था। ह्यूमनिज्म जिसको मानवतावाद बोलते हैं, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए। तो ये सब जब हुआ तो यहाँ से हम सोशियोलॉजी का एमर्जेंस देखते हैं कि हाँ, यहाँ से लोगों ने समाज के बारे में सोचना स्टार्ट किया। देन बिगनिंग ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया उसमें क्या था, प्राइमरी इन्वेंशंस जो हुए, जैसे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, देन प्रिंटिंग मशीन्स आई। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट हुए, तो वहाँ से क्या हुआ कि लोगों को समाज में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, तो जब इतना चेंजेस आपकी नज़रों के सामने हो रहा है तो आप भी सोचोगे कि नहीं ये क्यों हो रहा है, या इसका कुछ प्लस पॉइंट होगा या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो वो सब स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 में। ये आप ईयर याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में ये ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए अपने माइंड में कि क्या है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। ओके, नाउ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें क्या था, वो एक स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष था। ठीक है, अब एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या हुआ था, हमने अभी पढ़ा कि लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई, वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया उन्होंने। देन साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, नए नए इन्वेंशन हुए, ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, स्पिनिंग जो स्पिनिंग मिल है, जेनी स्पिनिंग जेनी, उसका इन्वेंशन हुआ। तो इस तरह के इन्वेंशन हो रहे थे। देन फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष। देन एंड ऑफ द फ्यूडल एज, जो सामंतवाद था उसके युग का अंत हो गया, एंड मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन, मतलब राजशाही को उखाड़ फेंका गया। ठीक है, और नई क्लासेस एमर्ज हो रही थी सोसाइटी में, फोकस जो था वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, और इस तरह के आइडियल्स आ रहे थे जैसे फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, यानी बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। इस तरह के आइडियल, सेक्युलरिज्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता, इस तरह के आइडियल्स सोसाइटी में इवॉल्व हो रहे थे। देन उस टाइम के जो मेजर फिलोसोफर्स थे जिन्होंने फ्रेंच पीपल को इन्फ्लुएंस किया, वो कौन है? रूसो है। रूसो का जो इंपॉर्टेंट वर्क है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेम याद रखना, बाकी मैं आपको फैक्ट्स वगैरह बाद में दूंगी। वॉल्टेयर है,
है, लॉक है, चार्ल्स मॉन्टेस्क है, तो ये सब हमें याद होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बेसिकली यूरोप से ही स्टार्ट हुआ। अगर हम ये देखें कि वो यूरोप में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम जिस औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं ना, वो यूरोप में 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। एंड इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब आप क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड यूज के लिए नहीं कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, आप जो उत्पादन कर रहे थे उसको लार्ज क्वांटिटीज में कर रहे थे ताकि वो सेल किया जाए एंड आपके पास सरप्लस क्रिएट हो। एंड द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, आप साइंस और तकनीक का यूज कर रहे थे, विज्ञान और तकनीक का यूज कर रहे थे फॉर डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, तो औद्योगिकरण के लिए साइंस और टेक्निक का यूज कर रहे थे। एंड ये कौन सा समय था, 18वीं शताब्दी का समय था। एंड लोग क्या थे, एग्रीकल्चर से दूर जा रहे थे, इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे, मूव टू सिटीज टू फाइंड जॉब्स बेटर जॉब्स, और बेटर माइग्रेशन कर रहे थे, विलेजेस से जा रहे थे सिटीज की तरफ। सिटीज में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए टूल्स और टेक्निक्स इन्वेंट हो रहे थे। एंड फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब सामंती व्यवस्था से आप पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ जा रहे थे। नाउ अब पूंजीवाद मतलब मूढ़ीवाद, गुजराती में हम मूढ़ीवाद भी बोलेंगे, तो इस व्यवस्था की तरफ हम जा रहे थे। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था। ओके, एंड मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रियां जो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था सेल के लिए, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ यूरोप में ही क्यों हुआ या वहीं से क्यों स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली उसके कुछ रीजंस हैं जो कि आप सिर्फ समझ के लिए आप एक बार देख लीजिए कि मनी ऑन इन्वेंशन, कि वहाँ पर यूरोपियन जो कंट्रीज है जिसको हम ब्रिटिश बोलते हैं, या उधर उन कंट्रीज में क्या हो रहा था कि आप कोई इन्वेंशन कर रहे थे, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर रहे थे, तो उस पर आपको मनी मिल रही थी, ठीक है। पेटेंट राइट्स वर ग्रांटेड, आपको पेटेंट राइट्स दे रही थी सरकार कि आपने अगर पेन का निर्माण कर दिया तो वो पेन आगे फर्दर जो भी वो पेन का निर्माण करेगा तो आपको उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, तो पेटेंट राइट उनको दे रहे थे। तो जैसे स्पिनिंग जेनी आया, ट्रेन आया, तो इस तरह की इन्वेंशन। अब आपको कोई भी चीज इंसान का कब करेगा, जब उसको कोई इंसेंटिव मिलेगा, मोटिवेशन, तो मोटिवेट कर रही थी सरकार की हाँ नहीं हम इन्वेंशन करें, तो इस तरह का वहाँ पे हो रहा था। देन अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल, ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन एक बहुत छोटी सी कंट्री है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, तो अगर कहीं पे जैसे आयरन एंड कोल मिलता है तो आप ट्रांसपोर्ट करना इजी है। फिर उनके पास ट्रेन्स थी, तो ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग गई थी। देन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि आपका फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, सरप्लस मनी आ गया आपके पास, तो आपके पास सरप्लस मनी है तो वो आप कहाँ यूज़ करोगे, कंज्यूम करोगे, परचेज करोगे, और मार्केट में जो है मनी फ्लो होगा। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए, जैसे सेंट्रल बैंक्स वगैरह, उस समय हम कोई बैंक का नहीं जानते थे बट वहाँ पे बैंक्स वगैरह आ रहे थे। देन प्रमोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ही सपोर्ट कर रही थी इस सब चीज़ों को कि नहीं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी लो और एक्सपेंड करो, बिजनेस एक्सपेंड करो, पेटेंट राइट्स दो, तो वो इस तरफ जा रहे थे। इन्वेंशंस लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, ट्रेन्स वगैरह आई। अब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे भी ट्रेन लाए थे, है ना, तो ये सब हम जानते हैं, वहीं से हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्हीं के थ्रू आया। लेकिन वो क्या था, उनके वहाँ पे हाईली डेवलप हो चुका था तब तक जब वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ इसने न केवल अर्थशास्त्री बल्कि मार्क्स और डर्कहाइम जैसे सोशियोलॉजिस्ट को भी सोसाइटी की स्टडी करने के लिए आकर्षित किया। अब जैसे औद्योगिकरण आया तो इतने सारे परिवर्तन आ रहे थे, तो मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही नहीं पढ़ रहे थे समाज को, ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिकली चेंजेस आ रहे थे, बट जो सोशियोलॉजिस्ट थे जो समाज में इंटरेस्टेड थे, जैसे मार्क्स है, डर्कहाइम है, तो उन्होंने भी वो भी आकर्षित हुए समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। कोई उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख रहा था, कोई उसके नेगेटिव, जैसे कार्ल मार्क्स उसके नेगेटिव देख रहे थे, एंड तो इस तरह से तो उन्होंने समाज पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रभाव और यूरोप के औद्योगिकरण की संस्कृति का अध्ययन किया कि समाज पर जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसके क्या प्रभाव आ रहे हैं, और यूरोप में जो औद्योगिकरण की संस्कृति है उसका अध्ययन उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से। ओके, तो यहीं से हमारा सोशियोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है इसी के साथ ही। अब देखिए, सब समाजशास्त्रियों को औद्योगिकरण पर शक या संदेह था,
उनको लग रहा था कि नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में बिल्कुल नए चेंजेस आ रहे हैं, तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये सही जाएगा या गलत जाएगा। तो इस तरह से उनको ऐसा लग रहा था कि ये पूंजीपति जो हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको फायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो इस तरह से उनको फायदा हो रहा है। और जो मजदूर हैं वो अलग थलग या फिर एलिनेट हो रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, और इस तरह का इंडिविजुअलिज्म आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एक शंका समाज में थी। तो इसलिए ये यहाँ से क्या होता है, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। नाउ अब ये सब जो चेंजेस थे, इससे हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा। पहली बात तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई, क्योंकि क्या है, हेल्थ रिफॉर्म्स हुए और बहुत सारे ऐसे मतलब हेल्थ सेक्टर डेवलप हुआ, तो क्या है, पॉपुलेशन पे इंक्रीज हुआ, माइग्रेशन वगैरह हुआ, अर्बनाइजेशन जो होता है, शहरीकरण हुआ, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे, तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। देन सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, देखो अब जो कैपिटलिस्ट है, जो जिसको हम पूंजीपति बोलेंगे, वो क्या कर रहा था कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा था। बट जो वो अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेगा, जब वर्कर को बहुत ज्यादा काम करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो एलियनेशन हो रहा था कि आप काम बहुत कर रहे हो बट आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, मिनिमल वेजेस पे वो काम कर रहे थे, तो इस तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई। देन अफेक्ट्स ऑन वर्कर्स, वर्कर के ऊपर अफेक्ट आया। तो ये इसके बारे में कौन बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं, एलियनेशन की बात कर रहे हैं, 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन की बात कर रहे हैं। देन लैंड लॉस्ट इट्स वैल्यू एज एग्रीकल्चर डिक्लाइन, अब एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ तो लैंड की वैल्यू लूज हो गई। तो इस तरह के चेंजेस आए, तो सोशियोलॉजिस्ट जो थे इंटरेस्टेड हुए धीरे धीरे कि नहीं, हमें समाज को देखना है, एंड वहीं से ही हमारा सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगस्त कॉम्ट, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। इसके साथ साथ मैं यूनिट 8 जो है आपका, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, सो वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 by 1। सो वो यूनिट भी अब स्पीडली आएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग नोट्स बनाएं, एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड जो मेरे गुजराती स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो वो मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। This is it for this lecture, and please like, share and subscribe to this channel.